स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो आज के वीडियो में 10 क्लास का सोशल साइंस इतिहास का दूसरा चैप्टर का ऐसा नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि पूरा YouTube में आप खोज के देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। पूरा बेहतरीन नोट्स, पूरा NCERT का निचोड़ है यहाँ पे। NCERT में जिन जिन चीज़ों को पढ़ना है वो सारे चीज़ को शॉर्ट में एकदम, क्योंकि NCERT किताब जो है उसमें तो बहुत लॉन्ग दिया हुआ है। एक एक चैप्टर 25-30 पेज का है, जिसको पढ़ने के लिए समय भी नहीं है लोगों के पास, और अगर पढ़ भी ले तो समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत ही लंबा इतिहास वहाँ पे दिया हुआ पूरा विस्तार। तो हम क्या किए हैं, एक झलक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पहले देखिए, इधर डेट वाइज दिखाए हैं, इंपॉर्टेंट डेट जो इस चैप्टर में है वो डेट देख लीजिए, दिखाएंगे। उसके बाद फिर देख लीजिए एक एक करके, जैसे भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद को जन्म लेने वाले कारक क्या है, तो मेन पॉइंट देख लीजिए। ये सारे चीज़ों को एक एक करके समझाते भी चलेंगे, अभी बस एक झलक अभी दिखाते हैं, देख लीजिए। ये है पूरा नोट्स, है ना, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। पूरा YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही नेट में मिलेगा। फ्री में ऐसा नोट्स कोई देता ही नहीं है, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो ले लीजिए। इधर उधर जाइएगा नहीं, वरना बाद में पछताइएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। एक नज़र देख लेते हैं पूरा इस चैप्टर में क्या क्या डेट सब है। ठीक, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये नोट्स सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली 10 क्लास में हो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, NCERT को पढ़े बिना आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। और NCERT किताब पढ़िएगा तो समझ में नहीं आता है, तो वही किताब है, लेकिन उसका मेन पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाएंगे खाली। तो चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये नोट्स जो है, ये वीडियो जो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसका PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन एक बार समझ लीजिए पूरा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 में, है ना, कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कागज उसको इग्नोर करना है, ठीक है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है, याद रखिएगा डेट। 1857 में प्रथम पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा गया। 1870 में क्या हुआ, तो बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। 1870 में वंदे मातरम की रचना, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, कौन किया था। यहाँ पे देखिए 3 सवाल आता है, 3 सवाल बन रहा है एक ही लाइन में। वंदे मातरम की रचना कौन किया था, तो बंकिम चंद्र। कौन सा ईस्वी में किया था, तो 1870 ईस्वी में। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन बनता दिख रहा है एक छोटा सा लाइन से, है ना। तो इसे एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक छोटा सा वर्ड में सीमेट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में। कहाँ हुई, तो मुंबई में, ठीक है, बम्बई हुआ करता था तब। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष बने का चीज का, कांग्रेस का। देखिए कितना सवाल एक लाइन से बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। बंगाल विभाजन बड़ा इंपॉर्टेंट इतिहास है इसका। 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन ने, है ना, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया था, बंगाल को विभाजन करने का, है ना। और यही 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की चित्र बनाया। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। यहाँ से भी देखिए बहुत क्वेश्चन बन रहा है, 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और कौन सा ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो इधर उधर से घुमा फिरा करके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक एक लाइन में बनते हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए उसको। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1906, 1905 बंगाल विभाजन, उसके बाद 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, ये दोनों मिलकर।
फिर 1907 की बात करें तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल, दो दल में हो गया था, नरम दल और गरम दल, है ना। मतलब गरम खून वाला एक पार्ट हो गया और एगो नरम वाला। एक नरम वाला चाहता था कि ना लड़ाई झगड़ा कोनो ना करे, महात्मा गांधी वाला दल, और गरम दल मारने काटने को तैयार, भगत सिंह वाला, है ना। तो दो भाग में बट गया कांग्रेस 1907 ईस्वी में। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट है ये सब याद रखने का। 1911 में क्या हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, 1911 ईस्वी में। और इसमें क्या किया गया, तो बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द किया गया और दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। और उस समय राजधानी कोलकाता था और वही दिल्ली दरबार जब हुआ उसी समय से फिर राजधानी को दिल्ली में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1914, देखिए और भी इस सब के बारे में डिटेल आगे आएंगे, अभी तो बस डेट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, कौन सा डेट में क्या हुआ उसको याद रखिएगा। फिर आगे आएंगे तो बंगाल विभाजन कैसे क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, महात्मा गांधी का स्वदेश आंदोलन, सब जो भी हुआ था सारी चीज को देखेंगे, है ना। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, है ना। 1905 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी, है ना। तो 1915 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी का वापसी होता है, स्वदेश वापसी साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो महात्मा गांधी का एंट्री याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा खतरनाक एंट्री है ना आज़ादी का। तो महात्मा गांधी आज़ादी का जो हीरो थे, उनका एंट्री कब होता है भारत में, 1915 ईस्वी में वापस आते हैं अपना देश भारत साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद और उनके आने से पहले ये सब जितना भी जिक्र हुआ उनके आने से पहले हुआ है ना महात्मा गांधी का। उसके बाद महात्मा गांधी 15 में पहुंच जाते हैं भारत। फिर क्या होता है देखिए, 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरुद्ध में चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे कोई कंपटीशन की एग्जाम हो या स्कूल के एग्जाम हो। चंपारण आंदोलन कब, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा। क्यों, नील की कृषि जो के विरोध में, है ना। नील की खेती करवाता था अंग्रेज में और पैसा सही से नहीं देता था, है ना। तो उसके विद्रोह में किसी बाकी कोई भी खेती करने नहीं देता था, खाली नील का खेती करवाता था और सभी नील को ले जाता था वो लोग, है ना। आगे बढ़ेंगे। 1917 में ही महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया, गुजरात में भी किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। फिर 1918 में सत्याग्रह किया अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, तो महात्मा गांधी अब आ गया, खाली आंदोलन और सत्याग्रह होगा, है ना, और सब शांति वाला, है ना। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध जो है खत्म हो गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारतीयों का जो स्वशासन का मांग था उसको ठुकरा दिया। स्वशासन भारत के वाले चाहते थे कि हमारा अपना शासन हम लोग करेंगे, तुम लोग का गुलामी अब नहीं करेंगे, जिसको उन लोगों ने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने ठुकरा दिया। 1919 में क्या हुआ देखिए, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रोलेट एक्ट जैसा काला कानून दिया। ठीक है, ये सब कानून क्या है आगे पढ़ेंगे, डेट अभी याद रखने का, है ना। एक ही बार में पूरा दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तो हैंग हो जाएगा। छोटी छोटी जो चीज़ है उसको खाली अभी दिमाग लगाइए। रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में, इसको खाली देखिए क्या है रोलेट एक्ट, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अभी दिमाग नहीं लगाना है, आगे आएगा वो सब, है ना। अब ये एक ही में खिचड़ी बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी डेट दिखा रहे हैं तो डेट याद करने की कोशिश करिए खाली। रोलेट एक्ट क्या है, 1919 ईस्वी में ये काला कानून लाया गया। 13 अप्रैल और 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में ही किसके द्वारा हुआ, याद रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी और महात्मा गांधी क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया। 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया।
हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, है ना। तो 1922 में चौरी चौरा कांड जो हुआ वो बड़ा हिंसक घटना था, तो इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा, ठीक है। उसके बाद 9 अगस्त 1925 में आएंगे तो 1925 को कहा हुआ काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। क्रांतिकारियों ने क्या किया, अंग्रेजी खजाना को लूट लिया, है ना। काकोरी कांड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पूरा भारत का इतिहास यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और जिसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी ना 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में, और इसको लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, तो यह 1928 में, ठीक। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह हुआ बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका, है ना। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों ने 8 अप्रैल 1929 में लाला लाजपत राय की बदला के लिए बम फेंक दिया असेंबली में, है ना। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ कर दी। 12 मार्च 1930 ईस्वी में क्या हुआ, दांडी यात्रा शुरू हो गया महात्मा गांधी द्वारा। दांडी यात्रा कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे तो 6 अप्रैल 1930 में आवेंगे तो दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो नमक का जो कानून था उसको तोड़ा 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंच के, और महात्मा गांधी ने ही एक और आंदोलन शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। डेट याद रखना है यहाँ पे, ये सब आंदोलन क्या है आगे जिक्र होगा उसका। 1930 ईस्वी में आवेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। अनुसूचित जनजातियों को एक वर्ग बनाया, दलित वर्ग एसोसिएशन, उसमें संगठित कर लिया 1930 में। फिर 23 मार्च 1931 की बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इतिहास का सबसे दुखद घटना स्वतंत्रता संग्राम का 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 याद रखिएगा। 1931 गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया। 1931 में ही क्या फिर गांधी जी ने किया, तो इसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं मिली, ठीक है। आ गया अब 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पुनः पैक्ट हुआ, मतलब ये दोनों मिले, महात्मा गांधी और अंबेडकर 32 में। 33 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। सबसे पहला पाकिस्तान का जो विचार रखा था रहमत अली ने, है ना, चौधरी था रहमत अली। इसने 1933 में ही पाकिस्तान का विचार रखा कि हम लोग एक नया देश बनाना चाहते हैं, अपना विभाजन चाहते हैं, भारत से अलग एक देश चाहते हैं, पाकिस्तान। पहला विचार रखा 1933 में। तो पाकिस्तान का पहला विचार कब आया था, 1933 में। कौन लाया था, तो रहमत अली। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ व प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। प्रांतीय सरकार का गठन 1935 में हुआ और एक अधिनियम पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम। और 1939 में आवेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ शुरू हो गया, मतलब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगी। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। और 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन, बड़ा क्वेश्चन पूछता है इससे, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान की मांग का जो है संकल्प को पास कर दिया गया। फिर आवेंगे 1942 में, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। फिर 1942 में क्या हुआ, दो चीज हुआ, एक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया 1942।
तब ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या न मरो का नारा दिया। फिर 45 पहुंच गया। 45 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, वह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका क्या किया, जापान में परमाणु बम फेंक दिया, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। आते हैं फिर 46 में क्या होगा, तो कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ वो भारत आया, ब्रिटिश वाला। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो ये भारत का इतिहास में ये सारे चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू होता है, एक झलकी था ये, है ना। तो राष्ट्रवाद क्या अर्थ है सबसे पहले समझेंगे। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, है ना, एकता की भावना और एक समान चेतना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं, एक समान ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। तो ये अलग अलग भाषा के लोग रह सकते हैं एक राष्ट्र में, ऐसा नहीं कि एक राष्ट्र माने सिर्फ एक ही भाषा, नहीं, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति के लोग हो सकते हैं जैसे भारत में है, लेकिन राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति सबको एक समान प्रेम होता है और सब एक सूत्र में बंधे होते हैं अपने देश के प्रति। जैसे भारत बड़ी विविधता वाले देश, बहुत सारे जाति धर्म, बहुत सारे भाषाएं बोले जाने वाले, लेकिन भी सबका दिल में बस एक भारत का प्रेम। तो ये है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यूरोप में अगर बात करें तो राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है, और भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, तो यूरोपीय देशों में अगर देखा जाए तो राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है, नए नए राज्य का उदय होते गया, उससे जुड़ा हुआ है राष्ट्रवाद। और भारत में बात करें तो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, माने आए कुछ लोग यहाँ पे व्यापार करने और हमको गुलाम बना दिए, तो उसके खिलाफ हम लोग अपने राष्ट्रवादी जगह कि नहीं, इन लोग को भगाओ और अपना राष्ट्र बनाओ। इस तरह से तो डिटेल पूरा आएंगे इधर। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण क्या क्या कारण है, कारक है ना, कारक बताना है। तो देखिए, साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है ये भी। साहित्य, लोक कथा, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण जैसे झंडा, और इतिहास की पुनर्व्याख्या। तो देखिए, साहित्य यानी कहानी, नाटक, लोक कथाओं, है ना, ये सब भी कहानी नाटक ये सब आ जाएगा। गीत, चित्र, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है ना भारत के आज़ादी में, राष्ट्रवाद में। कहीं भी, है ना, दुनिया के कहीं के भी राष्ट्रवाद हो, देश के प्रति प्रेम हो, उसको जगाने के लिए गीत, संगीत, कविता, कहानी, चित्र, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है। तो वही सब कारक, भारत माता की छवि, जो भारत माता का चित्र, छवि, है ना, लोक कथाओं, राष्ट्र पहचान, राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक जैसे झंडा, बड़ा प्यारा होता है सभी को अपना झंडा। तो ये सब देश के प्रति एक प्रेम जागृत करता था। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को आप समझते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव और युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ, क्या परिस्थिति हुई और भारत में क्या प्रभाव पड़ा, उसको देख लेते हैं। तो युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, रक्षा संबंधित जो भी खर्चा है वो तो बढ़ेगा, युद्ध है तो बढ़ेगा ही। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। तो इससे पूरा करने के लिए कर्जा बहुत ज़्यादा लिया जाने लगा और टैक्स बढ़ा दिया गया। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा, तो टैक्स सब बढ़ने लगा, है ना। और युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, है ना। तो हर चीज़, महंगाई बढ़ता है तो एक चीज़ का नहीं, हर चीज़ बढ़ने लगी, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ बढ़ने लगा, है ना। 1913 से 18 के बीच दाम दुगुना हो गया,
है ना। 1913 से 18 के बीच का हो गया, जो जैसे 2 रुपया मिलता तो 4 हो गया, 10 वाला 20 हो गया, मतलब दुगुना हो गया, है ना। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आम आदमी को। और ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों को बहुत गुस्सा था। तो जबरन फिर युद्ध जो हो रहा था, युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया में, तो उस समय तो सैनिकों की कमी हो रही थी, सैनिक की जरूरत थी। तो ग्रामीण के लोगों को जबरन उठा करके और सेना में भर्ती कराया जा रहा था, है ना। अंग्रेज लोग ऐसा करते थे, और अंग्रेज अपने तरफ से भारतीयों को लड़वाए थे, अपने नहीं लड़े थे, भारतीयों को अगवा दिए थे। तो भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी भी हो गई थी, उसी तरह उपज कमी हो गया था। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया था। एक महामारी भी उसी दौरान आ गया था, फ्लू की, है ना, बीमारी, ये और समस्या को गंभीर कर दिया। 1921 में जनगणना के अनुसार, 1921 की जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक मारे गए थे। बाप रे, सोच लीजिए 1921 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अकाल और महामारी से, अकाल और ये सब बीमारी जो फ्लू चला था उसके अनुसार उस बीमारी से और अकाल से मरने वाले लोगों की संख्या 120 से 130 लाख था, है ना। जैसे अभी कोरोना में किस कदर मरे, वैसे इससे भी ज़्यादा। सत्याग्रह का विचार कैसे आया और इसका अर्थ क्या है, सारी चीज़ को समझेंगे। तो सत्याग्रह का अर्थ समझते हैं। सत्याग्रह का अर्थ यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता है। तो ये क्या है, तो सत्य यानी सही, और अहिंसा माने हिंसा ना करना, सही तरीके से बिना हिंसा किए, बिना मारपीट, बिना गोली डंडा उठाए हुए एक आंदोलन करना सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, सत्य के प्रति आंदोलन और अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था उसका क्या अर्थ था, तो सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। तो महात्मा गांधी का भी सत्याग्रह का वही सत्य पर बल देना। महात्मा गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आप सच पे खड़े रहे बिना तलवार उठाए, माने अहिंसक तरीके से लड़ने की जरूरत, बिना लड़े ही आपको आपका जो हक है वो मिलेगा। लेकिन कहीं कुछ हद तक ये सही भी नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि खाली महात्मा गांधी का ये जो अहिंसक आंदोलन है इसी से भारत आज़ाद हो गया। कितने हजारों लाखों सैनिकों, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान गंवाया है, तब जाकर के भारत आज़ाद हुआ है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अहिंसा आंदोलन और ये महात्मा गांधी का जो भी आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह, इसी से देश आज़ाद हुआ ना। करो और मरो का लास्ट में नारा दिया था इसने भी, है ना। और इसका नारा देने से पहले ही कितने लोग मरे, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि अपने हक की लड़ाई के लिए आप तलवार ना उठाए, लेकिन बिना तलवार उठाए अंग्रेज यहाँ से भागने वाले नहीं थे। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ कैसे शुरुआत हुआ, तो महात्मा गांधी ने 1915 में तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए। गांधी जी की जन आंदोलन के उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जन आंदोलन माने जनता का आंदोलन का उपन्यास पद्धति को ही सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी का, है ना। तो 15 में वो वापस आए दक्षिण भारत, माने एंट्री हुआ भारत में इनका। और भारत में सबसे पहले चंपारण यानी बिहार में 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। सबसे पहले इसने बिहार गया 1917 में। और बिहार में क्या होता था, वही बागान व्यवस्था, दमनकारी बागान में व्यवस्था, है ना। मतलब वो लोग क्या करते थे, पूरा बागान में खाली नील का खेती करवाते थे, क्योंकि नील बहुत महंगा बिकता था उस समय विदेशों में। अब नील का खेती करवाते थे और इन लोग से, भारत वालों से एकदम सस्ता में ले करके, और वो लोग तो अंग्रेज कमा रहे हैं और भारतीयों को माने खेती जो खाने उने का खेती उती करना है, धान चावल को सब करने ही नहीं देते, अब खाने के लिए भी नहीं मिल रहा और नील से सही पैसा भी नहीं मिल रहा था, है ना। तो इस तरह से किसान बड़े परेशान थे इस नील के खेती से और उनके दमनकारी बागान व्यवस्था से। तो जब महात्मा गांधी को पता चला इसका, तो वो पहुंच गए चंपारण 1917 में और किसानों को प्रेरित किया कि अब हम आ गए, अब सब ठीक होगा। 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर
कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग बीमारी के कारण किसान लगान चुकाने के हालत में नहीं थे। तो 1917 में पहले तो वो बगान वाला नील वाला आंदोलन किया है ना, तो ये सब क्या सत्याग्रह है, ठीक है। फिर 1917 में ही गुजरात के किसानों को बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, तो उन टैक्सों से मुक्ति छूट दिलवाने का काम किया 1917 में। तो ये दूसरा आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन। अहमदाबाद में ही, गुजरात के अहमदाबाद में 1918 में फिर कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। फिर 1918 में भी एक आंदोलन किया गुजरात में, महात्मा गांधी द्वारा ये सब सत्याग्रह था, ठीक है। रोलेट एक्ट की बात करें, उसी दौरान 1918 के बाद 19 में रोलेट एक्ट आ गया है ना, तो एकदम साल बाई साल देखते जाएंगे, ठीक है। तो रोलेट एक्ट आ गया, ये क्या है, ये क्या काला कानून है। देखिए रोलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान, क्या प्रावधान था इसका, तो राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। रोलेट एक्ट में राजनीतिक कैदी जो भी थे उनको बिना मुकदमा, बिना कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं किए, बस कोई मतलब आ गया बस उसको सजा दे दो, ये प्रावधान रखा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था रोलेट एक्ट का, तो भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए, माने राजनीतिक में कोई भारत के लोग ना आवे, इसके लिए ऐसा किया गया था। राजनीति माने सब अब धीरे धीरे समझ रहे थे, अपना राष्ट्र अपना देश की मांग कर रहे थे, आज़ाद होने की इच्छा जता रहे थे, यानी राजनीति में कदम रख रहे थे। तो जो भी राजनीति में कदम रख रहा था उसको उठा करके सीधे जेल में डालो। और इसका उद्देश्य क्या था कि अगर सबको जेल में डालते जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये लोग फिर चुपचाप हो जाएंगे, है ना, राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे, चुपचाप नौकर बन के रहेंगे जैसा रह रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये मेन रोलेट एक्ट का उद्देश्य था। और इसका ये रोलेट एक्ट जो था अन्यायपूर्ण क्यों था, क्यों खराब क्यों था, ये काला कानून क्यों कहा गया इसको, तो भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार था, माने आज़ादी पर ही ये प्रहार था, माने कोई कुछ बोले उसको पकड़ के जेल में डाल दो, तो ये तो आज़ादी पर ही प्रहार था। और सही बात, उस समय तो आज़ाद थे ही नहीं। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया और भारत के कोई लोग सहमत नहीं थे इस कानून से, और पास कर दिया गया इस कानून को, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम इसका रिजल्ट क्या हुआ रोलेट एक्ट का, तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुए, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल हुई, दुकानें बंद हो गई, है ना, ये सब देखिए इसका रिजल्ट है ना। अस्थायी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए, माने जगह जगह पर पूरा इसका खिलाफ आंदोलन होने लगा, आवाज़ उठाने लगे, दुकानें बंद करने लगे, काम बंद करने लगे, है ना, और बैंक, डाकखाना, ये सब, रेलवे स्टेशन, ये सब में हमला करने लगे, और जो भी पकड़ा रहा उसको फिर जेल में डालते भी गए अंग्रेज में, है ना। अब इसको विस्तार से समझते हैं, ये तो मेन बिंदु था रोलेट एक्ट का, है ना। अब इस रोलेट एक्ट को ही विस्तार से थोड़ा समझते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया, माने भारत के कोई सदस्य इस पर समर्थन नहीं दिए थे, फिर भी ये कानून पास हो गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। और इसका मेन कारण वही था कि जो भी राजनीतिक में आवे, जो भी खड़ा होना चाहे राजनीतिक गतिविधि में, उसको कुचल डालो, है ना, उसके लिए पूरा शक्ति दे दिया था। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाए, बिना ट्रायल, माने कुछ पूछा पूछी नहीं, कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, डायरेक्ट पकड़ो और जेल में ठूस दो, ये व्यवस्था था इसमें। 6 अप्रैल 1919 में को क्या हुआ, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्रदान हुआ, पूरा हड़ताल कर दिया, पूरा भारी समर्थन भी मिला। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल गए पड़े, दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। रेल कारखाना जो भी था उस सब का जो मजदूर था हड़ताल में चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक लगा दिया गया, है ना। तो ये इस तरह से अंग्रेज हुकूमत ने भी किया, है ना, मतलब जो भी पकड़ा रहा था उसको तो जेल में ठूस रहा था। महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से भी रोक लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसी दौरान हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 10 अप्रैल, याद रखिएगा
10 अप्रैल 1919 ईस्वी अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। तो 10 अप्रैल को जालियांवाला हत्याकांड नहीं हुआ है, 13 अप्रैल को हुआ है ना, लेकिन शुरुआत 10 अप्रैल से होता है। कैसे देखिए, 10 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहा था उस पर गोली चला दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे लेकिन गोलियां चला दी। इसके कारण क्या हुआ, जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया गया। तो लोग भी भड़क गए और जगह जगह पर जितना भी सरकारी संस्थान था उस पर पूरा हमला करने लगे और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर को दे दिया गया, है ना। जैसे अभी 144 लागू हो जाता है ना या कुछ वैसे जगहों में, तो उस तरह से, है ना। और उसका जो कमान दे दिया गया किसको, जनरल डायर को, और यही अपना पावर दिखा दिया। जालियांवाला बाग का दुखद नरसंहार, सब दुखद नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल को, उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था 13 अप्रैल। ग्रामीणों का एक जस्ता जो था जालियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। एक मेला देखने गया था लोग। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के लिए रास्ता जो था वो संकीर्ण, माने बहुत पतला रास्ता था और बॉन्ड पूरा बंद था, है ना, चारों तरफ से बाउंड्री था। और ये लोग मेला देखने गए थे, कुछ आंदोलन करने नहीं गए थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिया। जैसे लोग वहां पे घुसे, भीड़ पूरा जमा हो गया अंदर, निकलने का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया, भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। अब सोचिए ना, कोई मेला देखने जाके उसको बाउंड्री में बंद करके मार दिया जाए सरकार द्वारा। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। फिर भी जो था हिंसा नहीं चाह रहे हैं, ओह रे महात्मा गांधी का बोल रहे, फिर भी हिंसा नहीं चाह रहे थे, माने मार वो लोग कुछ कर दे, अहिंसा हम रहे। इसी दौरान फिर बन गया नरम दल और गरम दल, है ना। महात्मा गांधी को बोल दिया तू अपना अहिंसा अपनी जगह रख, हम लोग अपना तरीके से लड़ेंगे। कितना मार खाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ उसको देख लीजिए। भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, माने लड़ाई करने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिस कर चलने और सारे साहिबों अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। साहिब माने अंग्रेज, है ना, अंग्रेजों को साहिब नहीं कहते थे। तो ये सब करवाने लगा जबरन, है ना। लोगों को कोड़े मारे गए और पंजाब के गांव पर बम बरसाए गए, है ना। गुंजरावाला पंजाब में गांव है, वहां पर पूरा बम बरसा दिया गया। तो बड़ा ही क्रूर नीति अपनाने लगा पूरा अंग्रेज जो था, अंग्रेज सरकार, है ना। बहुत ही निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाना शुरू कर दिया। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने रोलेट टैक्स सत्याग्रह वापस ले लिया। और यही सब हिंसा को देखा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, फैल रहा है, तो उसने जो अपना सत्याग्रह था रोलेट सत्याग्रह उसको वापस ले लिया। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। अब रोलेट सत्याग्रह जो था मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। रोलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी वो शहर तक ही था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाए, है ना। तो कोई भी बड़ा आंदोलन पूरा देश को आज़ाद करना था, तो ऐसा तभी हो सकता था जब हिंदू मुसलमान सब एक मंच पर आ जाए और साथ मिलकर के सब लड़े, है ना। तो खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत शब्द जो है खलीफा से निकला हुआ है, जो ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था, है ना। तुर्की का सम्राट था और आध्यात्मिक नेता भी था, है ना। वहाँ से खलीफा से आया है खिलाफत। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी, तुर्किस्तान हार गया। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की
तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो ये बीच में थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन आया, इसलिए खिलाफत आंदोलन देख रहे हैं। महात्मा गांधी चाह रहे दोनों को मिलाने का, तो इसी दौरान मुस्लिमों ने एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। क्यों? तो पहला विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और खिलाफत वहीं से चल रहा था। तुर्की हार गया और अफवाह फैल गई कि तुर्की के साथ कुछ अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसीलिए खलीफा के तत्कालीन शक्तियों को, खलीफा का जो शक्ति है उसको रक्षा करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति का गठन किया मुंबई में। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? और महात्मा गांधी ने भी उठाया क्यों? रोलेट सत्याग्रह को असफलता कि रोलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। तो चाहते थे कि रोलेट वाला जो सत्याग्रह था वो तो असफल हो गया, तो चाहते थे कि कुछ और बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा हो। तो उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता था। वो जानते थे कि सभी जाति धर्म के लोग हैं, खास करके मुस्लिम और हिंदू तादाद सबसे ज़्यादा, अगर दोनों मिल के साथ ना लड़े तो फिर दिक्कत है, पूरा आंदोलन, बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएंगे, है ना। उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन का साथ दे दिया, है ना, ताकि मुस्लिम लोग भी खुश हो और हमारे साथ मिल जाए, हम उनके साथ मिलेंगे तो वो भी हमारे साथ मिलेंगे। इस तरह हिंद स्वराज्य ये क्या है? महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया, हिंद स्वराज्य एक किताब है, महात्मा गांधी लिखा था, जिसमें भारत में जो ब्रिटिश शासक के असहयोग पर जोर दिया गया था ना, जो असहयोग कर रहा था। असहयोग आंदोलन है क्या, क्यों है, असहयोग क्यों और असहयोग आंदोलन क्या, उसको देखते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया। सही बात है, भारतीयों ने सहयोग किया था अंग्रेजों के साथ। पहले वो लोग व्यापार करने आया था, तो कोई भी अगर व्यापार करने आए तो अच्छा से उसको सहयोग करेगा ही कोई भी, तो वैसे ही सहयोग किया था सीधा साधा लोग भारत के, उन लोग का साथ दिया था। जैसा जैसा बोला वो लोग करते गया, मेहमान कह के, है ना। ऐसे भी भगवान माना जाता है भारत में मेहमानों को, लेकिन क्या पता भाई लास्ट में राज करके चला जाए, नौकर बना के चला जाएगा। तो वो लोग सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे, है ना। तो जरूर भारत के लोग भी सहयोग किया उन लोग का, और वही सहयोग के कारण धीरे धीरे वो लोग अपना हुकूमत को बढ़ाते गए और पूरा कब्जा करते गए। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और राजस्व आ जाएगी। तो महात्मा गांधी का कहना था कि अगर भारत के लोग उनका साथ देना छोड़ दे, सहयोग करना छोड़ दे, तो अपने आप वो लोग भाग जाएगा। अब सही बात है, सहयोग करना छोड़ दे तो किसके ये से रहेगा, लेकिन सहयोग करना छोड़ भी कैसे, सब कुछ तो उन्हीं लोग के हाथ में चल गया था ना, शासन व्यवस्था जितना भी था सब कुछ पूरा सरकार ही बना लिया था अपने उन लोगों ने। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेज को वापस भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। असहयोग आंदोलन का कारण क्या है? तो वही इनका जो कारण था ना कि भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे, तो इसी से निकला असहयोग आंदोलन। ठीक है। प्रथम महायुद्ध व विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज जो है भारतीय जो जनता था उसका शोषण बहुत तेज, उसके बाद से और ज़्यादा शोषण करने लगे। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, और अंग्रेज जो थे वो भारत को अपना स्वराज, अपना राज देने से मुकर रहे थे, तो ये सब कारण था। और रोलेट एक्ट पर पारित होना, रोलेट एक्ट जो पारित हुआ, उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये सब कारण था असहयोग आंदोलन का खड़ा होने का। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ, है ना। तो ये सब कारण था जिससे कि पूरा भारत के लोग परेशान थे। इसीलिए कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन याद रखिएगा 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1920 में याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव उसी में और बहुमत से पारित हुआ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर सहयोग किए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, क्या क्या प्रस्ताव था उसको देख लेते हैं। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, पहला
बात था कि जो भी अंग्रेज सरकार ने उपाधि दिया है वो उपाधि को वापस, है ना, जैसे कुछ उपाधि मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे महात्मा को गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला, है ना, तो ऐसे बहुत सारे उपाधि मिलता था जो अंग्रेज देते थे, उस उपाधि को वापस करने के। जैसे अभी होता है राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है ना, नोबेल पुरस्कार हो गया या पद्मश्री, पद्म भूषण, तो ये सब क्या सरकार द्वारा दिया गया उपाधि है। तो इन सब उपाधियों को बोला जो भी अंग्रेज उपाधि दिया है उसको वापस करो। सिविल सर्विस जो भी है, सेना में जो है पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल का बहिष्कार, जो भी उन लोगों का ये सब था उसका बहिष्कार करो। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करो। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था। पहला कि जो भी उसके द्वारा उपाधि प्राप्त हुआ अगर भारतीयों को, तो उस उपाधि को वापस करो। और जो भी सर्विस है, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर स्कूल, इस सब का बहिष्कार करो। माने स्कूल भी सब जितना भी जाता है सबको छोड़ देना है, जो पढ़ाने जाता है या पढ़ने जाता है सब छोड़वा दिया। विदेशी वस्तु जो भी था उसका बहिष्कार, एकदम यूज नहीं करना है विदेशी वस्तु। यदि सरकार और अपनी दमनकारी नीति से बाज नहीं आएगा तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाना, उन्हें और तेज आंदोलन को कर देना। ये प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन, कांग्रेस का क्या था? सितंबर 1920, असहयोग का स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा, सब नेता जो अन्य नेता था उनके द्वारा भी सहयोगी प्राप्त हुआ। और सितंबर में और दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। तो सितंबर 1920 में ये सभी नेताओं द्वारा स्वीकृति मिला और उस पर मोहर कब लगा? दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में इसकी शुरुआत हो गई, दिसंबर 1920 में। और इसके आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, क्या क्या धाराएं थी? असहयोग आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। 1920 तक सब हो गया, 21 में शुरू हुई है। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। तो सभी माने अलग अलग समूह के लोग उसमें आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन सभी का अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, है ना, अपनी अपनी मांगे थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न भिन्न था और सभी के लिए स्वराज, अपना राज्य का अर्थ जो था अलग अलग था सभी के लिए, है ना। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनसे सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। तो सभी लोगों के दिल में ये ख्याल था कि स्वराज का मतलब ये कि एक ऐसा युग आएगा, एक ऐसा जमाना आएगा हम लोग का जिसमें सभी कष्ट, सारी मुसीबतें सब खत्म हो जाएगी, है ना। और आगे देखिए, शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। शहर में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि शहर लोग अंग्रेज का गुलाम था। शहर के लोग ही ज्यादातर ना अंग्रेज का, कोई सेनापति है तो कौन का है तो कौन का, उन लोग का जितना भी ऑफिस है, स्कूल है और जो भी बड़े बड़ा चीज है सब नौकरी करता था, मतलब उन लोग का। और उन लोग कैसे उसके खिलाफ आएगा, है ना। अब गरीब तो पिसा रहा था उन लोग का, खेती बाड़ी करने वाले मजदूर लोग, इसलिए वो लोग आंदोलन में साथ दिया, लेकिन शहर में कमजोर पड़ेगा, है ना। चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था। चक्की में जो कपड़ा बनता था और खादी वाला बड़ा महंगा था। अब गरीब लोग तो खरीद कर पहन नहीं सकता खादी कपड़ा। तो उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। अब शहर में मिल का कपड़ा का जो फैक्ट्री सब था, अब उसका बहिष्कार अगर करेगा तो फिर कपड़ा पहनेगा क्या? तो उसका मजबूरी था कि ज़्यादा बहिष्कार उसका नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं मिलेगा, है ना। और ये वाला जो कपड़ा है खादी वाला, वो तो बहुत ही महंगा होता है। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी। और वैकल्पिक यानी कि कुछ विकल्प नहीं था सब कुछ, क्योंकि उन लोगों अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। स्कूल, कॉलेज जो भी और बड़ा बड़ा जो भी ऑफिशियल चीज़ है, बैंक हो गया, रेलवे, सब कुछ अपने कब्जे में है। हॉस्पिटल हो गया। अब जरूरत का चीज़ जो है सब उनके कब्जे में है। हम बहिष्कार कर रहे हैं। कितना दिन कर सकते हैं? कोई बीमार हुआ, डॉक्टर उसके कब्जे में है, डॉक्टर उसका है, हम बहिष्कार कर रहे हैं हॉस्पिटल का, नहीं हॉस्पिटल ले जाएंगे तो मरता। तो इस तरह से थोड़ा सा मजबूरी हो गया, है ना, कुछ विकल्प ही नहीं बचा, क्योंकि भारत का जो अपना वो ऐसा कोई संस्था ही नहीं था जिसका इस्तेमाल कर सके अंग्रेजों की जगह में, अंग्रेज का जो संस्था उसके जगह में। जैसे अंग्रेज लोग पूरा स्कूल खोले हुए,
अब उस स्कूल से बच्चा हटा रहे हैं तो अपना कोई स्कूल रहता तब ना वहाँ करते, तो अपना वैसा कोई संस्था ही नहीं था। तो इसी कारण धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन कमजोर होने लगा। इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूल में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम। तो धीरे धीरे क्या हुआ, छात्र भी कितना दिन रहेगा, स्कूल जाना शुरू कर दिया, शिक्षक भी स्कूल जाके पढ़ाना शुरू कर दिया, वकील सब जो था वो भी सरकारी अदालत में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अपना तो था, अपना स्कूल रहता तो चल ठीक, ओकरा स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम अपना स्कूल में पढ़ाएंगे। अपना अदालत रहता भारत का, तब ना अपना अंग्रेजों का अदालत में नहीं काम करेंगे, हम अपना अदालत ही करेंगे। लेकिन कुछ था नहीं, सब अंग्रेज के कब्जे में था। यही सब कारण था, असहयोग आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ते गया और धीरे धीरे कमजोर होते होते हुए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई। तो एक तो वही वजह था, धीरे धीरे कुछ अपना नहीं था तो फिर वापस हो रहा था, मैंने कमजोर होते गया आंदोलन। और बीच में इसी दौरान एक चौरी चौरा कांड हो गया, है ना। तो ये चौरी चौरा घटना हो गया उस समय। फिर 1922 में पूरी तरह से इस आंदोलन को वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। अब ये चौरी चौरा कांड क्या है, ये घटना क्या है, उसको समझ लेते थोड़ा। फरवरी 1922 की बात है। गांधी जी ने टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। नो टैक्स आंदोलन, मैंने टैक्स नहीं देंगे, ऐसा आंदोलन कुछ। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। अब क्या किया, प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग, पुलिस ने क्या किया, गोली चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। अब लोग भी तो गुस्सा होंगे, अंदाजी गोली चार मार देगा जान से तो चुपचाप तो अगला नहीं रहेगा। वो लोग भी क्या किया, पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसको आग लगा दिया गया। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर हुआ था, इसलिए इसको चौरी चौरा कांड कहते हैं। तो 1922 में याद रखिएगा, है ना। पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। क्यों किया गया, तो पुलिस ने क्या किया था, कुछ लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर गोली चला दी थी लोग गुस्सा करके, और पुलिस स्टेशन पर हमला किया और पूरा पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया। इस घटना को चौरी चौरा कांड कहते हैं। क्लियर। अब आवेंगे थोड़ा, तो क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बिंदु को देख लेते हैं। 1921 में क्या हुआ, देखिए 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। जो भी आंदोलन चल रहा था वो सब आंदोलन हिंसक रूप ले रहा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया और कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक से गए थे। माने ये जन आंदोलन जो हो रहा था, बहुत सारा आंदोलन, इतना आंदोलन से वो लोग भी, कुछ नेता सब जो कांग्रेस का था वो लोग भी थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। और राज्य के काउंसिल का चुनाव जो होता था, राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था, तो उसमें चुनाव होता था। तो उस चुनाव में वो लोग हिस्सा लेना चाहते थे। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना ही महत्वपूर्ण है। यानी चुनाव में भाग लेंगे, जीतेंगे और उनका जो सांसद है वहां पे जाएंगे, उनका हिस्सा बनेंगे और उन्हीं का नीति का विरोध करेंगे। जैसे अभी होता है ना, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, है ना, और कुछ वैसा गलत नीति आ रहा है तो उसका विरोध करते हैं। तो वही मानना था कुछ नेताओं का कि हम वोट में, इलेक्शन में खड़ा होंगे, जीत करके वहां तक जाएंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, इसलिए मेरा साथ दो। मैंने अपना राजनीतिक चमकाने लगे कांग्रेस, और इसी में क्या हो जाएगा, दो भाग में बट जाएंगे। सब कहेगा हम उठेंगे। तो जो कांग्रेस एक पार्टी था वो दो पार्टी में बट गया। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हो गया, है ना। चुनाव में हिस्सा हम लेंगे ऐसा में क्या हो गया, आपस में मतभेद। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अपना पार्टी बना लिया, स्वराज पार्टी का, जिसका गठन 1923 में कर लिया। ठीक है, ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके, ताकि वो लोग भी चुनाव में हिस्सा ले। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पादन की जो कीमत है वो सब भारी गिरावट आई और ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल मच गया। ठीक है, तो ये सब हुआ और इसी दौरान ये साइमन कमीशन एक आ गया। साइमन कमीशन ये क्या है, देखिए 1927 में ब्रिटिश में साइमन कमीशन का गठन, ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। एक कमीशन बनाया गया ब्रिटेन में,
और वो कमीशन का काम था कि भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था था उसका कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए, उसको समझने के लिए एक कमीशन बनाया गया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। तो 1928 में भारत, ये जो साइमन कमीशन बना वो भारत आ भी गया, जिसका पूरा भारत विरोध किया है ना जमकर। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ये जो गठन आयोग बनाया गया, ये कमीशन बनाया गया, इसमें एक को भारतीय को नहीं रखा गया, खाली अंग्रेज वही था। इसलिए इसका खिलाफ पूरा जमकर विरोध किया कांग्रेस ने। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। उसमें एक मतलब पूर्ण स्वराज माने पूरा अपना देश, अपना राज्य हम बनाएंगे, इसका एक संकल्प यहाँ पर पारित किया गया लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 को संविधानता दिवस घोषित कर दिया, माने संविधान, अपना संविधान दिवस है ना, संविधानता दिवस, अपना देश, अपना राज्य हम लेकर रहेंगे, इस तरह से जुनून के साथ 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया गया। और लोगों से आह्वान किया गया कि संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करिए, यानी पूरा देश पूरी तरह से आज़ादी के लिए। अब तक हल्का फुल्का चल रहा था, उन लोग की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठ रहा था। उन लोग टैक्स लेते थे, उन लोग ऐसे ज़बरदस्ती फसल उगवाते थे, नील का खेती करवाते थे, मजदूरी करवाते थे जबर, उसके खिलाफ अब तक आवाज़ उठ रहा था। लेकिन अब कह दिया पूरा देश की अपनी आज़ादी के लिए अब आवाज़ उठाओ, पूरा भारत की आज़ादी, अखंड भारत के निर्माण के लिए अब आवाज़ उठेगा, है ना। और शुरू हो गया अब पूरा देश की आज़ादी के लिए, पूरा स्वाधीनता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन उसी दौरान हुआ 1930 में। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांग रखी, 11 ठो मांग रखा था, और लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी ने ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी, है ना। बड़े बड़े उद्योगपति से किसान तक क्या मामला जुड़ा हुआ था इसमें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी, और सबसे महत्वपूर्ण था कि नमक में जो टैक्स है उसको खत्म किया जाए। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि महात्मा गांधी का जो 11 मांग था, 11 में से एक को ठोको नहीं माना, मतलब किसी को नहीं मानेंगे। तो 12 मार्च 1930 में क्या हुआ, महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा शुरू, है ना। तो इसी से, यहीं से शुरू हो गया नमक आंदोलन, है ना, दांडी यात्रा, नमक यात्रा भी कहते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। तो यही जो नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, तो सविनय आंदोलन के अब इसमें समझौता एक हुआ। तो समझौता में क्या होता है कि गांधी इरविन समझौते की विशेषता, इसके समझौता का विशेषता क्या था, तो 5 मई 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, आगे आंदोलन को समझेंगे, समझौता आगे पहले चलिए समझौता जो हुआ उसको देख लेते पहले। 5 मई 1931 समझौता, समझौता में क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, है ना। ये जो आंदोलन चला उसको वापस लेने का बात हुआ। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, है ना। निष्पक्ष माने बिना किसी का पक्ष रखे पूरा जांच किया जाए, पुलिस ने जो भी अत्याचार किया है लोगों पर, और नमक पर जो भी कर है उसको हटाया जाए। ये 4 मांग पूरा हुआ इरविन, गांधी इरविन समझौता में, है ना। तो ये विशेषता में आंदोलन की किसने भाग लिया, ये जो आंदोलन हुआ था इसमें कौन, तो देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, दांडी यात्रा जिसको। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। ग्रामीण इलाकों में भी अलग अलग आंदोलन चल रहा था, क्योंकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साहित समर्थक बन गए, माने वो लोग भी बड़ा पुरजोर समर्थन कर दिया। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया, और व्यापारी ने भी आंदोलन का समर्थन कर दिया। मैंने आने वाला वस्तु, जाने वाला वस्तु, जो भी आयात और निर्यात के वस्तु में रोक लगा करके इनकार कर दिया बेचने और खरीदने से।
नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारी, डाक वर्कर्स, डाक वाला, पोस्ट वाला, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों को मांग किया, है ना। तो ये लोग भी विरोध, माने पूरी तरह से चारों तरफ से विरोध शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य घटना क्या क्या थी? तो देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, नमक का कानून को हटाने का मांग, विदेशी वस्तु का बहिष्कार यहाँ भी होने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग करने लगी, वन कानूनों का उल्लंघन, जंगल का जो कानून था उसका भी उल्लंघन करने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। अब ब्रिटिश सरकार, ये तो भारत के लोग था, ये लोग जो आंदोलन कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? तो कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया और जेल में डालना शुरू कर दिया। निर्मम दमन, एकदम दमन करने लगा इन लोगों का। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण, है भाई उन लोग का तो वही काम था, आक्रमण, है ना, मारधार, गोली चलाओ। महिलाओं और बच्चों को पिटाई। लगभग 1 लाख गिरफ्तार, 1 लाख लोगों को लगभग गिरफ्तार कर लिया और इस पर अत्याचार किया जाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसके प्रति लोगों और उपनिवेशिक सरकार ने की प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया? तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। लोग क्या करने लगे, जो भी सरकार का कानून था सबको तोड़ना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोर से कठोर कदम उठा लिया। हजारों जेल गए इस आंदोलन के दौरान। गांधी जी को कैद कर लिया गया, गांधी जी को भी कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी और जनता भी इधर से और जोर, जितना वो लोग करते हुए उतना इधर से भी और जोर से भाग लेने लगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता आप देख लेते हैं। इतना पुरजोर आंदोलन जो हो रहा है उसका विशेषता क्या? तो इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। तो इस बार इस आंदोलन का इतना जोर इसलिए चला, इतना तेजी से ये आंदोलन इसलिए बढ़ा क्योंकि इस बार लोगों को सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि अंग्रेज का सहयोग करना बंद करो। जैसे पिछले बार जो आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन, उसमें था कि अंग्रेज का सहयोग करना बंद करो, अंग्रेज का स्कूल नहीं जाओ, अंग्रेज का हॉस्पिटल न जाओ, इस तरह। लेकिन इसमें था कि औपनिवेशिक कानून जो है उसका भी उल्लंघन करने को, अपने जो भी कानून है औपनिवेशिक कानून, जैसे व्यापारी सब हो गया या फैक्ट्री सब में काम करने वाले मजदूर सब हो गया, इस सब में भी जो भी कानून लगा हुआ था लोग वो भी खत्म करो। किसानों में जो टैक्स उक्स था वो सब के भी उल्लंघन करने, वो सबको भी खत्म करने का आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। नमक कानून को तोड़ दिया और उसके जो नमक का कारखाना था वहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने लगा। किसानों में जो लगान था, चौकीदारी ने कर चुकाने से इनकार कर दिया, है ना। तो लगान और चौकीदारों ने कर चुकाना, तो टैक्स देना एकदम से भी मना करने लगा, है ना। लगान देने, टैक्स देने से मना करने लगा किसान लोग। वनों में रहने वाले लोग वन के कानून का उल्लंघन करने लगा। जंगल में जो लोग रहते थे, जंगल का भी कानून बन गया था वन कानून, तो वन कानून का भी वो लोग उल्लंघन करने लगे और जंगल में एकदम पूरा बिंदास घुसने लगे। तो ये सब कारण था कि सभी लोग इस पर एकदम जोर शोर से भाग लिया, है ना। सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में इस आंदोलन पर से जुड़े, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी थी, है ना। क्या भूमिका थी? औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतों उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पैकेटिंग की। कई महिलाएं भी जेल गए, है ना। तो महिला लोग भी बहुत साथ दिया इस आंदोलन में। ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना और गांव के लोग, खास करके गांव के औरत लोग, अपना देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना, अपना फर्ज माना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था? तो असहयोग में सिर्फ क्या असहयोग करने की बात हो रही थी, लेकिन इसमें जितना कानून था सबको धज्जियां उड़ा दो, कोई कानून को नहीं मानेंगे। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। उस समय स्वराज बस अपना राज मिल जाए वो था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज, अखंड भारत की मांग हो गई। अब खदेड़ के निकालना है, अपना भारत है। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। कानून का उल्लंघन उस समय नहीं किया गया था, बस विदेशी सामानों का उल्लंघन किया गया था और सरकारी कामों का उल्लंघन किया गया था। जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। माने जितना कानून है सबका धज्जियां उड़ा दो, कोई कुछ नहीं करेगा,
कौन कितना क्या करेगा देख लेंगे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, क्या इसका सीमा था, इसका जो सीमा थी क्या थी, इसका बॉर्डर कहाँ तक सीमित था। तो अनुसूचित में अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखा कर रही थी। तो अनुसूचित जाति के जो लोग थे वो लोग यहाँ भाग नहीं लिए थे, कहा कि कांग्रेस ने इनके हितों का अनदेखा कर रहा था। कांग्रेस क्या कर रहा था, इन लोग को अनदेखा पहले से कर रहा था। तो इन लोग भी नहीं साथ दिए, जाओ भाई हम लोग को अनदेखा करेगा तो फिर तुम लोग को काहे साथ देंगे। और मुस्लिम संगठनों को द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था और मुस्लिम संगठनों को का भी इस आंदोलन के प्रति उत्साह नहीं था क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। तो क्यों मुस्लिम लोग साथ नहीं दिया, क्योंकि 1920 के दशक में ही कांग्रेस का हुआ हिंदू महासभा करके और हिंदू धार्मिक संगठन के करीब आने लगा, माने हिंदू धार्मिक संगठन जैसा बनने लगा। तो इसमें मुस्लिम लोग इसके खिलाफ जानने लगा है ना कि तो हिंदूवाद हो रहा है, तो फिर हम क्यों इनका साथ दें। दोनों समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था, माने दोनों शक के माहौल में थे कि वो हिंदुत्व की ओर जा रहा है और ये मुस्लिम की ओर। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हो गया, तो साथ नहीं दिया। अब 1932 में पुनः संधि के प्रावधान, इससे दमित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना दमित वर्ग यानी जिसको दबाया कुचला गया, अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। तो धीरे धीरे अब क्या करने लगा, 1932 के बाद जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको भी थोड़ा थोड़ा अब साथ लिया जाने लगा, उन लोग को भी आरक्षण दिया जाने लगा, है ना। उसके बाद देखिए सामूहिक अपनेपन का भाव। तो सामूहिक अपनेपन का भाव वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। तो ऐसा भावना, ऐसा काम या ऐसा कोई चीज जिससे क्या है कि पूरे भारत के लोगों को सामूहिक अपनेपन यानी सब मिलजुल कर रहने का भाव उत्पन्न किया। तो वो सारी चीज़ों को ही भारतीय सामूहिक अपनेपन का भाव कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा भाव जिसमें क्या हुआ या ऐसा कारण, ऐसा कारक, ऐसा चीज जो भारतीय लोगों को सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीयों को एक बंधन में बांधा। जैसे चित्र व प्रतीक, चित्र और प्रतीक की सहायता से भारत माता की प्रथम चित्र बंकिम चंद्र द्वारा बना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बंकिम चंद्र, ये भारत माता का छवि जो था वो बंकिम चंद्र ने, अवनींद्र नाथ ठाकुर है ना, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने भारत माता का चित्र बनाए थे, है ना, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। जैसे शुरू में बताए थे ना, शुरू में था ये वाला, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिए। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र की पहचानने में मदद मिली, तो अपना राष्ट्र को पहचानने की मदद मिली इससे। लोक कथाएं, राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत के गौरव को भाव पैदा करती थी। तो लोक कथाएं है ना, घूम घूम करके लोक कथाएं लोगों को सुनाने लगे, बताने लगे, है ना, ताकि अपना संस्कृति लोगों को लोग जान सके। और ये जो कर रहे थे ये लोग, अंग्रेजवन जो कर रहा था उसका भी जानकारी लोगों को और अपने देश के प्रति सभी को एक प्रेम भाव पैदा हो, इसके लिए लोक कथाएं जगह जगह पर कहे जाने लगे, है ना। तो इससे भी क्या हुआ, लोग एक बंधन में बंधने लगे और अपनी संस्कृति, अपनी देश, अपनी गौरव, अपना अतीत को पाने के लिए दृढ़ संकल्प होने लगे। चिन्ह, उदाहरण जैसे झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा पीला लाल रंग जिसमें 8 कमल थे। 1921 में 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था, है ना। तो ये झंडा के माध्यम से, झंडा भी देश का बहुत बड़ा गौरव होता है, ठीक है। तो चिन्ह झंडा के माध्यम से लोगों को एक अपना देश के प्रति प्रेम भाव पैदा किया जाने लगा। उसके बाद इतिहास के पुनर्व्याख्या, इतिहास का व्याख्या किया। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग
ढंग से पढ़ना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। तो भारत का इतिहास जो था उसका पुनर्व्याख्या, फिर से व्याख्या किया जाने लगा लोगों के बीच। बहुत लोगों का मानना था कि इतिहास को थोड़ा अच्छे तरीके से पेश करो ताकि लोगों के बीच में जो है देश प्रेम जगे और अंग्रेज के खिलाफ उठे, है ना। गीत जैसे वंदे मातरम, है ना, गीत की सहायता से फिर देश प्रेम जगाया जाने लगा। गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के लिए के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था ना। बंगाल का जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उस समय इस गीत को बहुत ज़्यादा गाया गया था ना। तो गीत से भी लोगों के अंदर प्रेम भाव देश के प्रति जागृत करने का प्रयास किया गया। तो ये था इस चैप्टर का सार, निचोड़ ये एनसीईआरटी किताब चैप्टर का, ठीक है, सेकेंड चैप्टर का भारत में राष्ट्रवाद। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। लाइक वीडियो में उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कितना समझ में आया, कैसा लगा उसको जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, MCQ, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसका अगला चैप्टर लेकर के, ठीक है, भूगोल लेकर के आएंगे या कोई और चैप्टर लेकर आएंगे, है ना। तो चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।